अदृश्य अध्याय 133। रोहित को तुरंत अपने आसपास के लोगों की संख्या में गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि उसकी पिछली चिंताएं हकीकत में बदल गई हैं। पहले तो उसे लगा कि दिक्कत रेस्तरां में है, इसलिए सुरक्षा के लिए उसने खाना पूरा नहीं खाया और केशव से बिल चुकाने और वहां से जाने के लिए कहा। वहां से निकलने के बाद रोहित ने इस मामले को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया, ये सोचकर कि अगर रेस्तरां में सचमुच कोई अलौकिक घटना हुई थी तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। यह अंकुश का सिरदर्द था, उसका नहीं। लेकिन अब उनके रेस्तरां से चले जाने से स्थिति गायब नहीं हुई थी। इसके बजाय यह उसका और बाकी लोगों का पीछा करते हुए केटीवी तक आ गई थी। एक और अलौकिक घटना, रोहित अपने मन में इसकी पुष्टि कर सका। कोई सत्ता जिसे किसी ने नहीं देखा उनके साथ साथ रही थी और हर समय उनका पीछा कर रही थी। उसने पहले रेस्तरां तक समूह का पीछा किया था, अब वह केटीवी में प्रकट हुई थी। क्या यह एक और भूत हो सकता है? रोहित ने सोचा, मेज पर रखी बियर की कैन को देखते हुए। वह बहुत घबराया हुआ नहीं था। अगर सच में कोई भूत था और वह इतने लंबे समय तक उनका पीछा करने के बाद भी लोगों को मारना शुरू नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब था कि भूत का आतंक स्तर, टेरर लेवल बहुत कम था। अन्यथा वे सुरक्षित नहीं रहते। पिछली घटनाओं के अनुभव से रोहित जानता था कि स्थिति को समझे बिना जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना किसी की मौत का कारण बन सकता है। चूंकि इस समय सब कुछ शांत था, वह अस्थायी रूप से इस पांचवें व्यक्ति की उपस्थिति को तब तक सहन कर सकता था जब तक कि वह मारना शुरू नहीं कर देता। अगर सच में कोई भूत है तो उसे यहाँ कौन लाया? रोहित ने प्राइवेट रूम में कुछ लोगों पर नजर डाली। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वह तुरंत ही टीशा और उसके चचेरे भाई अनमोल को खारिज कर सकता था, क्योंकि वे रेस्तरां में सबसे बाद में आए थे। उनके आने से पहले ही मेज पर कटोरे और चॉपस्टिक आ चुके थे, जिसका मतलब था कि भूत निश्चित रूप से उनके साथ नहीं आया था। क्या भूत या तो केशव या पिंकी के साथ आया था या फिर मेरे साथ आया था? रोहित की नज़र थोड़ी बदली, लेकिन मुझ पर सबसे कम शक किया जा सकता है। एक भूत नियंत्रक के रूप में जिसके पास दो भूत हैं, अगर सच में कोई भूत था तो वह मुझे अपना पहला निशाना नहीं बनाता। तो ये बहुत संभावना है कि भूत केशव या पिंकी के साथ आया है। रोहित ने फिर से केशव को देखा जो गा रहा था और पिंकी को जो चुपचाप पी रहा था। केशव ने कहा था कि कुछ दिन पहले वह एक दर्पण के सामने फिंगर गैसिंग खेल रहा था और पूरी रात जीतता रहा, जिससे खुद को मारकर उसका चेहरा सूज गया था। हालांकि यह व्यवहार कुछ हद तक असाधारण था, अगर यह सच था तो उस पर बहुत संदेह था। लेकिन पिंकी भी बहुत संदिग्ध था। हाल ही में उसे अलौकिक घटनाओं में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। वह हर जगह छानबीन कर रहा था, बंद गलियों और बंद पार्कों का दौरा कर रहा था, जिससे एक पेशेवर मौत की तलाश करने वाले व्यक्ति की भावना आती थी। इसलिए भूत का साया होने की संभावना थी। अब जब मैंने ये तय कर लिया है कि अलौकिक घटना या तो केशव या पिंकी के कारण हुई थी, तो मैं उस भूत को खोजने की कोशिश कर सकता हूँ, या कम से कम ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वह अभी भी इस प्राइवेट रूम में है या नहीं। रोहित ने उस छोटे से प्राइवेट रूम को देखा, ये सोचकर उसे ठंड लग रही थी कि एक अदृश्य भूत कहीं उनके साथ बैठा है। अगले ही पल उसके माथे पर एक भूत आंख, गोस्ट आई, ने मांस को फैलाया और धीरे धीरे खुल गई। फिर उस भूत आंख द्वारा देखा गया दृश्य उसके दिमाग में प्रसारित हुआ। यह एक लाल रोशनी से ढकी हुई दुनिया थी, जिसमें पूरा प्राइवेट रूम ऐसा लग रहा था जैसे ताज़ा खून से रंगा गया हो, और यहाँ तक कि लोग भी एक हल्की लाल चमक में ढके हुए थे। तुम क्या देख रहे हो? अचानक बहुत शांत कविता ने सिर उठाया और रोहित को देखा। ठीक ठीक कहें तो वह रोहित के सिर पर लगी भूत आंख को देख रही थी। मैं ये जांच रहा हूँ कि क्या इस प्राइवेट रूम में किसी अदृश्य व्यक्ति की संभावना है, रोहित ने थोड़ा हैरान होकर कविता को देखते हुए जवाब दिया। क्या उसने तुरंत उसकी भूत आंख की क्षमता के उपयोग को महसूस कर लिया था? और जिस क्षण भूत आंख खुली, ऐसा लगा जैसे उसके और उसके बगल में बैठी कविता के बीच एक स्पष्ट संबंध था। ये संबंध उसकी कलाई पर लगे भूत आंख के निशान, गोस्ट आई मार्क, से उत्पन्न हुआ था। उस निशान के माध्यम से रोहित को ऐसा लगा जैसे वह उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। उत्सुकतावश उसने इसे आजमाया। अचानक उसके बगल में बैठी कविता अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर भ्रम और शून्यता का भाव था। मैंने अभी क्या किया? उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और खुद को अचानक खड़ा हुआ देखकर वह हैरान और संदेह में पड़ गई। तुम अभी कुछ पल के लिए खो गई थी और तुमने कुछ नहीं किया, रोहित ने शांति से कहा। सच में वह कविता को सीधे नियंत्रित कर सकता था और उसे खुद भी नहीं पता चला कि क्या हुआ, जैसे कि किसी क्षण में किसी चीज ने उसके शरीर पर जबरदस्ती नियंत्रण कर लिया था। सच में मैं सच में अभी खो गई थी। तो तुमने क्या देखा? कविता ने पूछा। कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य है। रोहित की भूतिया आंख ने प्राइवेट रूम में उस गैर मौजूद व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन उसे यह अजीब लगा। जब वह भी उसे नहीं देख सका तो सेवाकर्मियों ने ड्रिंक्स परोसते समय गलती क्यों नहीं की? यह जरूर हुआ होगा कि सेवाकर्मियों ने उनके समूह में लोगों की संख्या गिनी होगी, लेकिन उसने उस गिनती में एक गैर मौजूद व्यक्ति को कैसे शामिल कर लिया?
सेवाकर्मी जरूर आम लोग होंगे और उनके पास कोई विशेष क्षमता नहीं हो सकती थी। मैं एक पल के लिए बाहर जाता हूँ। रोहित को स्पष्टीकरण मांगने की जरूरत महसूस हुई और वह तुरंत उठकर प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। कविता भी अनजाने में उसके पीछे जाना चाहती थी। बस यहीं बैठो और मेरे लिए चीज़ों पर नज़र रखो। ठीक है, कविता ने सिर हिलाया। रोहित को डर नहीं था कि उसके जाने के बाद कुछ हो जाएगा। अगर कुछ होने वाला होता तो अब तक हो गया होता, इस पल का इंतजार नहीं करता। एक चक्कर लगाने के बाद उसे इस जगह का सेवाकर्मी मिल गया। सेवक 20 साल की उम्र का एक युवा व्यक्ति था जिसने चश्मा पहना था, जिससे वह काफ़ी बुद्धिमान दिख रहा था। माफ़ कीजिए, हमारे प्राइवेट रूम में अभी कितने लोग आए थे? ऐसा लगा जैसे आपने हमें 7 बोतल बियर परोसी, क्या आपने कोई गलती की? रोहित ने पूछा। सेवक हैरान लग रहा था। कोई गलती नहीं, आप लोग साथ थे। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? यह जवाब सुनकर रोहित ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सच में? सेवक ने उनके समूह में छिपे हुए भूत को देखा था। रोहित सेवक से पूछना चाहता था कि वह व्यक्ति कैसा दिखता था, लेकिन सवाल उसकी जबान पर ही रुक गया। यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल था। सेवक उनमें से किसी को नहीं पहचानता था। वह कैसे जान सकता था कि कौन इंसान था और कौन भूत? शक्लें तो और भी बेतुकी थीं। क्या शब्दों से किसी की शक्ल का ठीक ठीक वर्णन करना संभव है? तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, उन 7 लोगों में से कितनी महिलाएं थीं? रोहित ने पूछा। 2, मुझे लगता है। एक बहुत गोरी त्वचा वाली और दूसरी बहुत प्यारी दिखती है। क्यों, क्या आप उन 2 सुंदरियों को नहीं पहचानते? सेवक ने भ्रम में पूछा। नहीं, वे मेरी सहपाठी हैं। मैं बस यूं ही पूछ रहा था, रोहित ने जवाब दिया। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, सेवक ने कहा। अपने जवाब पाने के बाद रोहित के दिमाग में एक मोटा मोटा विचार आ गया। बाहर से वह ये तय कर सकता था कि भूत एक पुरुष था, लेकिन उसके दिल के सवाल कम नहीं हुए। क्या सेवक अपने आप भूत को देख पा रहा था या भूत ने उसे जानबूझकर देखने दिया था? अगर बाद वाला था तो रोहित को और परेशान होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर पहला था तो सेवक का भूत को देख पाना मतलब वह भूतों को देखने की शर्तों को पूरा करता था। वे क्या हो सकती हैं? अध्याय 134 भाई गुलशन। धड़ाम तिलक। अचानक केटीवी प्राइवेट रूम का दरवाज़ा लात मारकर खोला गया। अरे कौन गा रहा है अंदर? बहुत ही घटिया है, तुम्हें पता नहीं क्या कि भाई गुलशन बगल में है? इतना घटिया गाना और सुअर की तरह चीखना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सार्वजनिक जगहों पर तहजीब सिखाने की तमीज़ नहीं सिखाई क्या? अपने कुछ दोस्तों के साथ एक 20 साल का लड़का अकड़कर अंदर आया। क्या हो गया है 2000 के बाद वाली पीढ़ी को? बिल्कुल भी तहजीब नहीं है। अगर गाना नहीं आता तो मत गाओ, बस वापस घर जाओ और अभ्यास करो। जैसे ही वे अंदर आए, केशव, पिंकी और बड़े चचेरे भाई अनमोल ने अंदर आए उस ग्रुप को देखा। मैंने कहा था कि तुम्हारा गाना लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तुम्हें कहा था कि मत गाओ, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब देखो, कोई शिकायत करने आ गया है, पिंकी ने कहा। यह निश्चित रूप से मेरी गलती नहीं है, वे बस मुझसे जलते हैं, केशव ने जोर देकर कहा। क्या तुम थे, छोटे, जो गा रहे थे? गुलशन नाम के उस युवक ने सिर हिलाकर उसे देखा। छोटे, अभी तुमने हमारे सारे भाइयों का गाने का मूड खराब कर दिया, तो अब क्या कहते हो हम क्या करें? केशव ने कहा। माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें गाना सिखाऊं? धत, हमें तुमसे गाना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। प्रति व्यक्ति 200 रुपये, हम 4 लोगों के लिए कुल मिलाकर 1000, गुलशन ने मांग की। 4 लोगों के लिए 800 नहीं होने चाहिए, 1000 कैसे? केशव ने पूछा। गुलशन ने कहा, मेरा गणित खराब है, गलत हो गया तो क्या हुआ? गलत हो गया, फिर भी इतने सही हो। मेरे दोस्त, तुम यहाँ साफ साफ परेशानी पैदा करने और हमसे ज़बरदस्ती करने आए हो, है ना? मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा मत करो, ये गैरकानूनी है और इसका अंत जेल में हो सकता है। बड़े चचेरे भाई अनमोल आगे बढ़कर बोले। ये सच है कि वह अभी थोड़ा ज़्यादा जोर से गा रहा था, एक साधारण माफ़ी काफ़ी होनी चाहिए। चलो, बस मान लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है? हम सब यहाँ मज़ा करने आए हैं, एक छोटी सी बात के लिए सबका मूड खराब मत करो। तुमने क्या कहा? तुम होते कौन हो यहाँ बात करने वाले? चलो हटो। उनका एक दोस्त अनमोल को एक घमंडी अंदाज में धक्का देकर एक तरफ हटा दिया। गुलशन ने पूछा, तो तुम पैसे दे रहे हो या नहीं? अगर तुम मुझे पिताजी कहो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, केशव ने कहा। तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, अगर तुम कुछ चाहते हो तो बस मेरे बेटे बन जाओ। अनमोल उसे सुनकर समझ गया कि अब हालात बिगड़ने वाले थे। ये बच्चा ज़रूर दिमागी रूप से बीमार होगा, गुंडों के एक समूह से भिड़ रहा है। बस माफ़ी मांग लो, थोड़ी सी गलती मान लो और सब हो जाएगा। मैं तुम्हारा दादा हूँ। गुलशन तुरंत आग बबूला हो गया और अनमोल के चेहरे पर मुक्का मार दिया। मैं? अनमोल ने अपनी नाक में एक दर्द महसूस किया, उसके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। धत, केशव ने अपमान किया, मुझे क्यों मारा?
हमें गाली देने की हिम्मत की, इस आदमी को मार डालो, गुलशन चिल्लाया और उसके 3 साथी तुरंत अनमोल को घेर लिया। अनमोल और भी हैरान था। रुको, मारना बंद करो, बड़े चचेरे भाई, क्या आप ठीक हैं? टीशा तुरंत घबरा गई। भाई अनमोल, आप कैसे हैं? क्या मदद चाहिए? केशव ने कहा, हमें अपनी कोई भी मार्शल आर्ट या खास क्षमता दिखाओ, चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। मुझे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती, जल्दी करो और मदद करो, अनमोल चिल्लाया। केशव ने कहा, सच में तुम बेकार हो, हमेशा हमारे लिए मुसीबत खड़ी करते हो। ये तो बस एक लड़ाई है, इतनी मामूली बात, और तुम मदद के लिए बुला रहे हो। जाने दो टीशा के लिए, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इन शब्दों के साथ उसने माइक नीचे रखा, मदद करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर पिंकी के पास केशव का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना अकेले जाना बहुत मुश्किल होगा। हिम्मत मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बहुत खूंखार हूँ। गुलशन अचानक मुड़ा, केशव और पिंकी की ओर इशारा करते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो तुम भी पिटने से डरते हो? लेकिन इसी क्षण रोहित शोर सुनकर क्या हो रहा है ये पूछकर उनके पास आया। तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़कों का एक समूह एक दूसरे को गले लगा रहा है, अजीब आवाजें निकाल रहा है। दिन के उजाले में इसके प्रभाव पर थोड़ा ध्यान दो। रोहित, वे हमें परेशान कर रहे हैं, मेरे बड़े चचेरे भाई को उन्होंने मारा है, टीशा ने रोते हुए कहा, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो, एक बड़े को चुगली करने के लहजे में। सब कुछ ठीक था, ये लड़ाई में कैसे बदल गया? तुम लोग सच में मुझे परेशान करते हो। मैं बस एक पल के लिए दूर गया था और तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। क्या तुम मेरे वापस आने तक रुक नहीं सकते थे? मैं लड़ाई में काफ़ी अच्छा हूँ, रोहित ने पास आकर कहा। छोटे, हमारे मामले में अपनी नाक मत घुसाओ, एक गुंडा गुस्से में उसकी ओर उंगली करते हुए आया। तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं, रोहित ने कहा। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा अपने काम से काम रखो। वह गुंडा अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह रुक गया। बड़े भाई, ये तुम हो? गुंडे ने रोहित को पहचान लिया। ओह, तुम मुझे जानते हो? रोहित ने पूछा। बड़े भाई, ये सब एक गलतफहमी है। गुंडा तुरंत हार मान गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया जैसे वह घुटने टेकने वाला हो, पूरी तरह से दुख में दिख रहा था। रोहित को अचानक याद आया, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। क्या मैंने पिछली बार तुमसे कुछ 100 रुपये उधार मांगे थे? मुझे याद है कि तुम्हारी गर्दन दीवार में एक छेद में फंस गई थी। क्या अब ये बेहतर है? उसे याद आया कि ये वही गुंडे थे जिनसे वह उस दिन अपने घर से भागने के बाद मिला था। भूत क्षेत्र गोस्ट डोमेन में जल्दी से ढलने के लिए उसने उन पर कुछ अमानवीय प्रयोग किए थे। हालांकि उसने उनकी जान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने उनके दिमाग में एक अकल्पनीय आतंक की छाया छोड़ दी थी। इतना कि अब उसे देखकर उनके पैर कमजोर हो जाते थे। जाने दो, मैं बहुत ज्यादा नहीं पूछना चाहता। उनसे कहो कि रुक जाएं अब और न लड़ें, रोहित ने कहा। ये गुंडा जल्दी से वापस मुड़ा और उन्हें रोका। भाई गुलशन से कहा, भाई गुलशन, लड़ना बंद करो। कोई आ रहा है। तुम कौन हो? जो भी हो, मैं उसे मार डालूंगा। मैं हर समय लोगों को मारता रहता हूँ, गुलशन ने मुड़कर दहाड़ा। भाई, बहुत समय हो गया। रोहित ने उसे देखा और कहा, तुम आजकल बहुत अकड़ रहे हो। न केवल लड़ते हो, बल्कि बार बार लोगों को भी मारते हो। प्रभावशाली, तुम और भी काबिल हो रहे हो। लगता है पिछली बार का सबक तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। तुम्हें ये दीवार कैसी लगी? अगर तुम फंस जाओ तो बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है ना? उसने उनके बगल में दीवार की ओर इशारा किया। गुलशन रोहित को देखकर तुरंत डर गया, एक सिसकते हुए लहजे में गुहार लगाई, बड़े भाई, यह आप क्यों हैं? आपने गलत सुना, मैं किसी को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैंने एक मुर्गे को भी नहीं मारा है। तुम बहाने बनाने में काफ़ी अच्छे हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने पूछा, उसके सामने बैठकर और उसके कंधे पर थपकी देते हुए। हम बस घूमने आए थे। जब बिल चुकाने का समय आया तो हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए हमने कुछ लेने के बारे में सोचा, गुलशन ने सावधानी से कहा। रोहित ने कहा, तुम सच में नहीं बदले। ठीक है, जबरन वसूली करना जबरन वसूली है, लेकिन तुमने उसे क्यों मारा? क्या उसकी तुमसे कोई दुश्मनी है? फिर उसने अनमोल को देखा, जिसकी नाक से खून बह रहा था और वह दयनीय दिख रहा था। इन गरीब छात्रों के पास पैसे नहीं हैं। ये लड़का ब्रांडेड कपड़ों में निश्चित रूप से अमीर दिखता है, गुलशन ने कहा। धत, तो इसलिए मुझे मारा गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने केशव को नहीं मारा। यह अमीरों से नफरत है। लेकिन क्या तुम लोगों को यह भी पता है कि यह केशव वास्तव में एक अमीर की दूसरी पीढ़ी है? अनमोल ने गुस्से में चिल्लाया, उसे जाने मत दो, इन लोगों को मार डालो। लोगों को मारना गैरकानूनी है और तुम जेल में खत्म हो सकते हो, गुलशन ने जल्दी में कहा। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, अनमोल ने कहा। बहुत बढ़िया कहा।
रोहित ने कहा, तुम्हारे में जज्बा है, तुम बस पिटकर वापस नहीं जा सकते। तुमने अभी जो कहा उसके लिए मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। इसे लो, जो भी तुम्हें परेशान करे उन्हें गिनो और उन सभी को मार डालो। उसने किसी तरह एक पिस्तौल निकाली और उसे अनमोल के हाथ में रख दिया। यह क्या है? अनमोल चौंक गया। यह एक पिस्तौल है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उन्हें मारना चाहते हो? रोहित ने कहा, केशव, बाद में पुलिस को बुलाना याद रखना। खुद को आत्मसमर्पण करने से तुम्हें हल्की सजा मिल सकती है। चिंता मत करो, मौत की सजा नहीं होगी। तुम्हारे पास ये कैसे है? अनमोल ने रोहित से पूछा, हैरान होकर। रोहित ने जवाब दिया, यह मुझे दी गई थी, लेकिन तुम इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, मुफ्त शिपिंग के साथ। चचेरे भाई, कुछ भी जल्दबाजी में मत करो। अगर तुमने सच में किसी की जान ले ली तो बुरा होगा। टीशा घबराहट में पास आई, पिस्तौल छीन ली और उसे रोहित को दे दी। फिर उसे घूरकर बोली, तुम्हारी तरह कौन झगड़ों को सुलझाता है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम चीज़ों को और खराब कर दोगे? मैंने अपने चचेरे भाई को परेशान होते देखा और मैं मदद करना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था, रोहित ने कहा। बड़े भाई, अगर आपका इरादा सच में अच्छा है तो बस हमें इस बार जाने दो। मुझे नहीं पता था कि आप इनके दोस्त हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। गुलशन ने गुहार लगाई। वह इस दुनिया में किसी से नहीं डरता था सिवाय उसके सामने खड़े रोहित के। भूत क्षेत्र में फंसना उसके जीवन में सबसे भयानक चीज थी। यहाँ तक कि अब भी उसे संदेह था कि उसके सामने खड़ा रोहित इंसान था या भूत। बड़े चचेरे भाई, तुम फैसला करो। तुम ही थे जिसे परेशान किया गया था। मैं तुम्हारे लिए न्याय चाहता हूँ, लेकिन क्या करना है यह फैसला तुम्हें करना है। रोहित ने कहा, अगर तुम उन्हें एक गोली से मारना चाहते हो तो तुम मेरी बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हो। रोहित, नहीं, टीशा ने चिल्लाया, उसकी बांह को गले लगाते हुए, और नाराजगी से बोली, चचेरे भाई, उसकी बातों में मत आना। चलो, बस उन्हें माफी मांगने और अपनी गलती मानने दो और इसे खत्म करो, अनमोल ने कहा, आखिर एक वयस्क के रूप में। वह पहले केवल गुस्से में बोला था और थोड़ा शांत होने के बाद उसने अनिच्छा से बात की। उसमें वास्तव में किसी को गोली मारने और मारने की हिम्मत नहीं थी। वह जीवन भर की कैद का इंतजार कर रहा था। अध्याय 135, दर्पण में व्यक्ति। टीशा, तुम्हारा चचेरा भाई थोड़ा कमजोर है, रोहित प्राइवेट रूम में वापस आकर बैठते हुए बोला। यहाँ तक कि अनमोल को सहारा देने के बावजूद उसने गुलशन और उसके गिरोह का बहुत सख्ती से सामना करने की हिम्मत नहीं की, बस उनसे माफी मनवाए और अपनी गलती मनवाकर उन्हें जाने दिया। रोहित ने देखा और सोचा कि अनमोल बहुत ज्यादा दयालु था। अगर वह होता तो उसने गुलशन और उसके साथियों को कुछ जरूर छोड़कर जाने के लिए कहा होता, और उन्होंने उसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ भेज दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माता पिता से सुझाव देना चाहिए कि वे तुम्हारे चचेरे भाई की जगह मुझे रख लें। कैसा रहेगा? मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल करूंगा कि तुम गर्भवती हो जाओगी। माफ करना, मेरी गलती। मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारी असाधारण देखभाल करूंगा। टीशा का चेहरा लाल हो गया और उसने उसे घूरकर कहा, बकवास बंद करो। तुम्हारे पास पहले से ही कविता है और तुम अभी भी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हें अनदेखा कर दूंगी। मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वह सिर्फ सहपाठियों का है, एक नैतिक समर्थन। वह हमारी 6 साल की दोस्ती की तुलना नहीं कर सकती, रोहित ने कहा। कविता पीली पड़ गई थी, बिना हिले डुले चुपचाप बैठी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं प्रांत के बाहर पढ़ाई करने जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में कोई भी विचार रखना बंद कर दो, टीशा ने कहा। उसके प्यारे गाल शर्म से लाल हो गए थे। केशव अब और देख न सका, मेज पर खटखटाया और गंभीरता से कहा, टीशा, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दो। जिस तरह से तुम बात कर रही हो, ऐसा लगता है कि तुम रोहित को लुभा रही हो। वह समूह से संबंधित है, न कि तुम्हारे व्यक्तिगत रूप से। लगता है तुम्हारी वैचारिक जागरूकता में सुधार की जरूरत है। 5000 शब्दों की एक आत्म आलोचना लिखो और कल मुझे भेजो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, टीशा ने अपनी आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। अभी भी नहीं मान रही है ना? निश्चित रूप से दोषी महसूस कर रही हो। रोहित, मैंने तुम्हें बताया था कि उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। वरना जब मैंने उसे गेट टुगेदर के लिए बुलाया था तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि तुम आ रहे हो, वह जल्दी से आ गई। अगर मुझे पता होता कि वह इतनी अस्थिर है तो मैं उसके चचेरे भाई की कभी मदद नहीं करता, केशव ने कहा। टीशा ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा गाना बस बहुत असहनीय है। मेरा गाना कैसे खराब हो सकता है? मेरे कंठ को देखो, जब मैं गाता हूं तो ये कांपता है। यह एक ऐसी प्रतिभा है जो केवल गीतों के भगवान जैकी चेन के पास है। केशव ने आत्मविश्वास से अपनी ठोड़ी उठाई। पिंकी, तुम्हें मेरा गाना कैसा लगता है? ये लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है, पिंकी ने कहा। देखा, वह मेरे गाने से भावुक हो गया है, केशव ने दावा किया। टीशा ने जवाब दिया, तुम्हें अनदेखा कर रही हूं। मैं रोहित से बात कर रही हूं।
वैसे जब तुम पहले बाहर गए थे तो क्या कर रहे थे? अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए, वरना मेरे चचेरे भाई मुसीबत में पड़ जाते। इस सारी लड़ाई झगड़े में मैं लगभग भूल ही गया था। दरअसल मैं वेटर से कुछ पूछने के लिए बाहर गया था। उन्होंने 6 लोगों के लिए 7 बियर क्यों परोसी? रोहित ने सोफे पर आराम से झुकते हुए कहा। क्या यह अजीब है? केशव ने पूछा। टीशा ने पूछा, यहाँ का ऑफर प्रति व्यक्ति एक मुफ्त बियर नहीं है। क्या सबने गलती की? रोहित ने सिर हिलाया। नहीं, सबने कहा कि हम 6 लोग नहीं बल्कि 7 लोग आए थे, इसलिए उन्होंने 7 बियर परोसी। दूसरे शब्दों में, हमारे बीच एक अतिरिक्त व्यक्ति है। एक अतिरिक्त व्यक्ति। ये सुनकर हर कोई तुरंत जम गया। पहले रात के खाने पर भी ऐसा ही था। मेज पर कटलरी का एक अतिरिक्त सेट था। उस समय मैं, कविता, केशव और पिंकी खा रहे थे। हम 4 थे, लेकिन कटलरी के 5 सेट थे। रोहित ने जारी रखा। मुझे यह अजीब लगा और मुझे डर था कि रेस्तरां में कुछ अलौकिक गतिविधि हो रही है, इसलिए मैंने तुम सभी को जल्दी जाने के लिए कहा। लेकिन अब ऐसा लगता है वह अतिरिक्त व्यक्ति पहले रेस्तरां में नहीं आया, बल्कि इस पूरे समय से हमारा पीछा कर रहा है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो वह व्यक्ति अभी भी इस प्राइवेट रूम में हो सकता है। उन शब्दों के साथ एक ठंडी सिहरन हर किसी की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उनकी आंखें एक अचानक अकथनीय डर से चौड़ी हो गईं। एक बार फिर उन्होंने स्कूल द्वारा तय किए गए डर को याद किया। क्या तुम कह रहे हो कि हमारे बीच एक भूत है? तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो यहाँ से निकलते हैं, पिंकी चिल्लाया, खड़ा होकर और स्वाभाविक रूप से भागने के लिए तैयार। लेकिन रोहित बैठा रहा। अभी के लिए चलो, भागते नहीं हैं। ये बेकार है, तुम कहाँ भाग सकते हो? साफ है कि भूत हम में से किसी एक का पीछा कर रहा है। और यह अनिश्चित है कि क्या हमारा जमावड़ा खत्म होने के बाद भूत अपना लक्ष्य बदल देगा। अगर तुम जाते हो और कुछ नहीं होता है तो यह अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा अगर भूत तुम्हारा पीछा करते हुए घर तक आ जाए? तब ये बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। ये सुनकर पिंकी, जो भागने वाला था, वहीं जम गया। अगर एक भूत उसका पीछा करते हुए घर तक आता तो क्या क्या आतंक फैल सकता था। सिर्फ यह विचार ही डरावना था। एक भूत कहीं से भी क्यों आएगा? केशव ने असहज महसूस करते हुए कहा। रोहित हंसा। मुझे कैसे पता होगा? क्या भूतों का दिखना अप्रत्याशित नहीं होता? कोई चेतावनी नहीं, कोई कारण नहीं। अगर तुम मुझसे मिलते हो तो तुम बस बदकिस्मत होते हो। तो अब हम क्या करें? टीशा ने पूछा। हमें ये पता लगाना होगा कि भूत किसका पीछा कर रहा है। फिर हम बाकी लोगों को चले जाना चाहिए ताकि हम शामिल ना हों। उसके बाद मैं इससे निपटने की कोशिश करूंगा, रोहित ने विचारपूर्वक और गंभीरता से कहा। अगर उसने मदद नहीं की तो इन लोगों में से कोई एक जरूर मर जाएगा। तुमने अभी जो कहा उसके लिए मुझे तुम्हें भाई कहना होगा। भाई तुई, केशव ने भावनात्मक रूप से अपनी जांघ पर थपथपाते हुए कहा। भाई तुई। पिंकी ने भी उसे उत्साहित होकर देखा। भाई तुई, टीशा ने भी कुछ शर्मिंदगी से पुकारा। एक भयंकर भूत के सामने कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे एक तरफ नहीं रखा जा सकता था। रोहित ने अपने हाथ फैलाए और कहा, अगर मुझे वह भूत नहीं मिलता या अगर मैं उससे निपटने में शक्तिहीन हूं तो मैं केवल माफी मांग सकता हूं। जितना ये क्रूर है, लेकिन मुझे तुम्हें पहले से बताना होगा ताकि तुम बाद में आने वाली चीज़ों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सको। भाई तुई, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे पास कोई तरीका ज़रूर होगा, है ना? केशव को ऐसा लगा जैसे वह रोने वाला है। इस तरह की चीज़ों को हल करने के बारे में आश्वस्त होना मुश्किल है। वैसे बड़ा चचेरा भाई कहाँ गया? वह गायब है। रोहित को एहसास हुआ कि बड़ा चचेरा भाई चला गया था। टीशा ने कहा, चचेरा भाई बाथरूम गया है। वास्तव में अनमोल बाथरूम में था। वह घायल हो गया था। उसे नाक पर एक मुक्का पड़ा था और अब उसमें से खून बह रहा था। ये सबसे बुरी किस्मत है, कुछ बच्चों द्वारा पीटा जा रहा हूं जिनकी अभी तक यौवन अवस्था भी ठीक से शुरू नहीं हुई। अनमोल बुदबुदाया जब वह अपना चेहरा धो रहा था, अंदर ही अंदर गुस्से की आग महसूस कर रहा था। लेकिन जिस तरह से भाई गुलशन ने पहले बेशर्मी से दया की भीख मांगी थी, उससे उसे यकीन नहीं था कि वह उससे कैसे बदला ले। रोहित ने उसके हाथ में एक बंदूक दे दी थी, लेकिन उसने उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। किसी को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करना और मौत की सज़ा न मिलना मतलब तुम्हारे पास कुछ गंभीर ताकत है। और वह सच में नहीं जानता था कि उसके छोटे चचेरे भाई का सहपाठी क्या करता था। बंदूकें ले आया और यहाँ तक कि उस गुंडों के गिरोह को पहले भी मुश्किल में डाला हुआ लगता था। कई सहपाठी उसका बहुत सम्मान करते थे। वह निश्चित रूप से कक्षा में एक दादा स्तर का व्यक्ति था। क्या वह बच्चा मेरी प्यारी छोटी चचेरी बहन पर दौरे डालने की सोच रहा है? अनमोल ने निजी तौर पर सोचा। वॉश बेसिन के सामने एक विशाल दर्पण था और जब अनमोल अपना चेहरा धो रहा था तो उसे एहसास नहीं हुआ कि दर्पण के प्रतिबिंब में एक आकृति उसमें बहुत अजीब तरह से प्रकट हुई थी। हालांकि बाथरूम में उसके अलावा कोई और नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह व्यक्ति केवल दर्पण में मौजूद था, हकीकत में अनुपस्थित था। या शायद यह व्यक्ति ठीक तुम्हारे बगल में था, केवल दर्पण के माध्यम से दिखाई दे रहा था।
दर्पण में वह व्यक्ति धीरे धीरे अनमोल के पास आ रहा था, जो दो रहा था, दूर से करीब आ रहा था। वह धीरे धीरे नहीं चल रहा था, लेकिन दर्पण में दिखाई गई दूरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर थी। ये सिर्फ एक बाथरूम के आकार से कहीं ज्यादा थी। फिर भी अनमोल ने इस विवरण पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नाक से खून बहना फिर से शुरू हो गया था और वह झुककर नल से पानी चलाने लगा, उसे धोने के लिए। जल्द ही वह व्यक्ति सीधे दर्पण के सामने आ गया। उसका आकार छोटे से बड़ा होता गया, धीरे धीरे लगभग पूरी दर्पण सतह को भर दिया। मेरी आंखों में पानी चला गया। अनमोल ने अपनी आंखें झपकाई और वॉश बेसिन के बगल में टटोला। उसे याद आया कि उसके बगल में टिश्यू रखे थे। कुछ बार टटोलने के बाद उसे वे नहीं मिले। ऐसा लगा जैसे टिश्यू हटा दिए गए थे और अपनी मूल जगह पर नहीं थे। लेकिन फिर उसे 2 टिश्यू महसूस हुए। ऐसा लगा जैसे किसी दयालु व्यक्ति ने उन्हें उसे दिया था। धन्यवाद, अनमोल ने कहा। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी से अनमोल ने पानी पोंछा और अपनी आंखें खोलीं, दर्पण में देखते हुए। हालांकि दर्पण में उसका प्रतिबिंब कुछ हद तक पीला था। उसकी आंखें खोखली थीं, जिनमें चमक की कमी थी। अनमोल ने अपना चेहरा छुआ। क्या उसका रंग इतना खराब दिख रहा था? लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, नाक से खून बहना फिर से शुरू हो गया और वह जल्दी से फिर से झुक गया, 2 टिश्यू से उसे पोंछते हुए। लेकिन जैसे ही अनमोल अपना सिर नीचे करके नाक से बह रहे खून को पोंछ रहा था, दर्पण में उसका प्रतिबिंब स्थिर रहा। उसके हलचल का पालन नहीं कर रहा था। इसके बजाय प्रतिबिंब ने अजीब तरह से अपना सिर घुमाया, अनमोल को देखते हुए। अध्याय 136, ओहदे वाला भूत। मुझे लगता है कि हमें टीशा के चचेरे भाई को वापस लेने जाना चाहिए। अगर सच में कोई भूत है तो उसका अकेले बाहर रहना निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। क्या डरावनी फिल्मों में हमेशा ऐसा ही नहीं होता? जो लोग अकेले होते हैं उनका मरना तय होता है। पिंकी ने उस पल अपनी राय रखी। ये बात सही है, रोहित ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन उसकी सहमति दया से नहीं, बल्कि भूत को समझे बिना किसी को बलि देना सबसे अच्छा नहीं था। एक बार जब भूत मारना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि एक बुरी मिसाल कायम हो गई है और भी हत्याएं होंगी। इसके विपरीत, अगर भूत ने किसी को नहीं मारा है तो तुम खतरनाक रूप से डरावने लग सकते हो, लेकिन कम से कम तुम अभी के लिए सुरक्षित हो। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो साथ चलते हैं, टीशा ने बेचैन होकर कहा। जैसे ही समूह खड़ा होने और चचेरे भाई को ढूंढने के लिए प्राइवेट रूम से बाहर निकलने वाला था, उसी पल प्राइवेट रूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया। अनमोल अंदर आया। चचेरे भाई, आप ठीक हैं? ये बहुत बढ़िया है, टीशा ने एक गहरी राहत की सांस ली। भूत के साए की तुलना में बेवजह पीटा जाना कुछ भी नहीं था। क्या बात है? यकीनन मैं ठीक हूँ। छोटी बहन, अब वापस जाने का समय है। मुझे पहले एक ज़रूरी काम के बारे में फ़ोन आया था, इसलिए हमें जल्दी निकलना होगा। मैं सोच रहा था कि तुम और तुम्हारे सहपाठी यहाँ खेलना जारी रख सकते हैं, अनमोल ने कहा। टीशा हिचकिचाई, लेकिन वह ये बताना चाहती थी कि जगह पर भूत का साया होने की संभावना है, लेकिन रोहित पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि उसके आसपास कोई भूत था या नहीं। इसके अलावा सच में देर हो रही थी और वापस जाने का समय था। रोहित, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? टीशा ने हिचकिचाते हुए कहा। केशव ने घबराहट में चिल्लाया, तुम जाने की हिम्मत करते हो? अभी पिंकी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की। भाई तुई ने कहा कि बहुत संभावना है कि एक भूत हमारे बीच घुस गया है। अब जो भी पहले जाएगा वह सबसे पहले अकेला होगा, और अगर भूत तुम्हारे घर तक पीछा करता है तो उसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। टीशा, मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूं कि आज रात कोई घर न जाए। मैं एक कमरा बुक करूंगा और हम सब कुछ रातों के लिए एक साथ रह सकते हैं जब तक कि यह सब शांत नहीं हो जाता। तुम क्या सोचते हो? ये कहना होगा, केशव ने शायद ही कभी कोई उपयोगी सुझाव दिया हो, लेकिन उसका अगला बयान और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। बेशक, मैं रोहित के साथ एक ही बिस्तर साझा करना चाहता हूँ। तुम, पिंकी और तुम्हारा चचेरा भाई बाकी का हिसाब लगा सकते हो। क्या भूत का साया? ये सिर्फ अंधविश्वासी बकवास है, कुछ ऐसा जो केवल एक बच्चा ही मानेगा। कौन सा वयस्क ऐसी चीजों पर विश्वास करेगा? अनमोल ने कहा। मैं एक वयस्क हूँ और मैं इस पर विश्वास करता हूँ, केशव ने जवाब दिया। अनमोल ने कहा, तुम बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। इसके अलावा, अगर बहुत देर हो जाती है और हम वापस नहीं जाते तो तुम्हारी चाची और चाचा को चिंता होने लगेगी। मैं तुम्हारी छोटी बहन को तुम्हारे उसके सहपाठियों से मिलने के लिए यहाँ लाने के लिए सहमत हुआ था, और अब जब मिलन समारोह लगभग खत्म हो गया है, अगर हम वापस नहीं लौटते हैं तो परिवार को चिंता होगी। रोहित, क्या मुझे पहले अपने चचेरे भाई के साथ जाना चाहिए? तुम लोग खेलना जारी रखो और अगर कुछ होता है तो मुझे फ़ोन करना, टीशा ने कहा। तकलीफ न करो, अगर कुछ होता है तो शमशान घाट को फ़ोन करना बेहतर होगा। हम सहपाठी हैं, लेकिन मैं तुम्हारा शरीर लेने या तुम्हारे अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं जाना चाहता।
रोहित की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, बहुत गंभीर हो गईं। मेरा सुझाव है कि तुम अपने चचेरे भाई से दूरी बनाए रखो। तुरंत उसने कहा। क्या? टीशा हक्की बक्की रह गई, उसे देखते हुए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, बस यह है कि मुझे तुम्हारा चचेरा भाई थोड़ा अजीब लगता है। क्या तुमने नहीं देखा कि उसकी शर्ट की जेब अंदर से बाहर हो गई है? पहले उसकी जेब बाईं ओर थी, अब ये दाईं ओर है। ये साफ तौर पर वही शर्ट है। और यहाँ तक कि उसकी बेल्ट पर भी अक्षर उल्टे हैं। रोहित ने इन मामूली विवरणों पर तेजी से ध्यान दिया। उसके चेहरे पर अभी भी चोट है, लेकिन उसमें से अब खून नहीं बह रहा है। भले ही वह ठीक हो रहा हो, यह इतनी तेजी से नहीं होता। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे चचेरे भाई पर शक नहीं कर सकते, है ना? हम यहाँ एक साथ आए थे, टीशा ने चौंक कर कहा। धत रोहित, क्या तुम फिर से कोई डरावनी कहानी बता रहे हो? चचेरा भाई भूत है। हम अभी अभी एक साथ बैठे थे, केशव बोल पड़ा। रोहित ने कहा, शौचालय का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद निकलने की जल्दबाजी बिल्कुल सामान्य नहीं है, और उसके कपड़े पहले से थोड़े अलग हैं। ये बदलाव सच में किसी को सोचने पर मजबूर करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भूत है या नहीं, हम बस इसे आजमा सकते हैं, उसने उदासीनता से कहा। इतना कहकर उसने अचानक एक बंदूक निकाली और उसे सीधे दरवाजे पर अनमोल पर निशाना साधा। अगर तुम इंसान हो तो तुम्हें इस गोली से मर जाना चाहिए, है ना? अगर तुम नहीं मरते तो तुम जरूर एक भूत हो, उसने कहा। रोहित, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम मेरे चचेरे भाई को गोली मारने जा रहे हो? टीशा ने घबराहट में चिल्लाया, उसे रोकने के लिए उन्माद में आगे बढ़ते हुए। कविता, रोहित ने पुकारा। अचानक कविता खड़ी हो गई और टीशा को गले लगा लिया। उसकी नर्म बाहें बर्फ सी ठंडी थीं, फिर भी उसकी पकड़ में एक भयानक ताक थी जिससे आज़ाद होना असंभव था, जैसे कि यह बिल्कुल भी एक महिला की ताक नहीं थी। कविता, तुम क्या कर रही हो? तुम रोहित को पागल नहीं होने दे सकती। टीशा लगभग रो रही थी, लेकिन वह कविता की बाहों से आज़ाद नहीं हो पाए। कविता ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक खाली थी, जैसे कि उसे भी नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। ये रोहित था जो उसे सीधे नियंत्रित कर रहा था। रोहित, सोचो, एक गलती किसी को मार सकती है, केशव ने आंखें चौड़ी करके चिल्लाया। पिंकी चुप रहा, अनिश्चित था कि उसे रोकना है या नहीं। आखिरकार रोहित को बुरी आत्माओं से निपटने का अनुभव था और उसके निर्णय पर भरोसा किया जाना था। हालांकि ये सोचना अभी भी काफी चौंकाने वाला था कि अनमोल एक भूत हो सकता है। इस क्षण रोहित ने सुरक्षा कैच हटा दिया और शांति से कहा, मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है। अगर मैं गलत हूं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन क्या तुमने सोचा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है? रोहित, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, गोली मत चलाना। उस भूत की पहचान करने का कोई और तरीका जरूर होगा, है ना? टीशा ने आंसुओं में भीख मांगी। सीधे संपर्क के बिना ये सबसे प्रभावी तरीका है। मुझे पत्थर दिल होने के लिए दोष मत दो। एक बार जब तुम एक भूत के सच्चे आतंक को समझ लोगे तो तुम समझ जाओगे कि कोई भी हिचकिचाहट जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका खोने का मतलब हो सकती है। इसलिए कृपया मुझ पर भरोसा करो, रोहित ने कहा। रुको सहपाठी, मैं क्या कर रहा हूँ? चलो इस पर बात करते हैं, अनमोल ने डरे हुए होकर कहा। धड़ाम चल गया। हालांकि अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के बंदूक की गोली चल गई। आटिल्ड, टीशा ने डर से चीख मारी। इतनी करीबी दूरी पर रोहित जैसे शौकीन के लिए भी जब ठंडे हथियारों की बात आती है, चूकना असंभव था। एक गोली सीधे अनमोल को लगी। अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वह जमीन पर ऐंठ रहा होता और मरने का इंतजार कर रहा होता। तुमने आखिरकार क्यों गोली चलाए? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि यह कितना खतरनाक है? अनमोल ने रोहित को डांटा। फिर भी इस क्षण हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो, अनमोल को घूरते हुए। यहाँ तक कि टीशा भी हक्की बक्की रह गई और घबराने लगी। उस आदमी को गोली लगी थी, फिर भी वह सुरक्षित था। धड़ाम चल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहित ने एक और गोली चलाई। इस बार गोली अनमोल के सिर पर लगी। वह साफ तौर पर देख सकता था कि उसके माथे पर एक गोली का छेद दिखाई दिया। फिर भी अनमोल ने कहा, रोहित, तुम फिर से गोली चला रहे हो। क्या तुम पागल हो? मानो या ना मानो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। रोहित, तुम सही थे। वह एक भूत है, पिंकी चिल्लाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, पहले जो गुस्से में था, अनमोल अचानक अकड़ गया। उसका रंग तेजी से पीला पड़ गया, उसकी आंखों की रोशनी जल्दी से गायब हो गई और उसी समय उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, जब तक कि वह अजीब तरह से सभी की नज़र से गायब नहीं हो गया। बस एक भ्रम की तरह उसे सीधे बिना किसी निशान के मिटा दिया गया। कुछ भी नहीं बचा था, दो सुनहरी गोलियों को छोड़कर जो जमीन पर गिर गईं। क्या क्या हो रहा है? वह कहाँ चला गया? केशव ने डरे हुए होकर पूछा।
रोहित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बारे में निश्चित हूं कि इस भूत ने एक वैध पहचान के साथ भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश की, या उसे हमारे सामने प्रकट होने के लिए एक जीवित व्यक्ति की पहचान की ज़रूरत थी। हमने अभी अभी उसके भेस को उजागर कर दिया है, इसलिए उसने अनमोल की पहचान को छोड़ दिया और गायब हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह अभी भी हमारे आसपास किसी अदृश्य रूप में मौजूद होना चाहिए। चाहे वह चला गया है या नहीं, मैं निश्चित नहीं हो सकता। मैंने कुछ अलौकिक घटनाएं देखी हैं। ये वह भूत है जिससे मैं मिला हूं जो छिपने में सबसे अच्छा है। एक बार जब वह एक मानव पहचान धारण कर लेता है तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह होता है, उसने एक गंभीर लहजे में कहा। ये सोचते हुए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एक इंसान से अप्रभेद्य पहचान वाला भूत जो समाज में पूरी तरह से घुल मिल गया है, वह क्या करना चाहता है? अकल्पनीय, लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं। तो वह अब चला गया है, लेकिन अनमोल कहाँ गया? पिंकी ने कहा, मेरे पीछे शौचालय में आओ। रोहित ने अपनी बंदूक रख दी और तुरंत शौचालय की ओर भागा। दूसरे भी जल्दी से उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वे जा रहे थे, कमरे के शीशे के दरवाजे पर प्रतिबिंब में 6 लोगों की परछाई दिखाई दी। जो लोग कमरे से बाहर निकले थे वे थे कविता, टीशा, केशव, पिंकी और रोहित, कुल 5 लोग। अभी भी एक अतिरिक्त व्यक्ति की उपस्थिति थी, फिर भी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था।